राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व में राजस्व माइनस करना, राजस्व प्राप्तियों में से व्यय में से जो आया है, उस जो खर्च हुआ है उसमें से प्राप्तियां माइनस करो, राजस्व घाटा। सीधा सा फॉर्मूला, राजस्व में से राजस्व। पूंजीगत घाटा में बजटरी घाटा में टोटल टोटल हो जाएगा। राजकोषीय घाटे में राजकोषीय घाटे में क्या था? लेकिन उधारी छोड़नी है, याद नहीं? फॉर्मूला नहीं देखा था क्या? यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था उधारी को छोड़कर, है नहीं था? तो इनको एक जगह लिख लो, इनको जितने भी घाटे के फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूलों को एक पेज पे लिख दो और जहां पढ़ रहे हो ना वहां उसको चिपका दो, या जब भी मिले ना टाइम या मोबाइल में उनको टाइप करके फोटो खींच के मोबाइल में सुरक्षित कर लो। हाँ हाँ हाँ, दोनों आ जाएगी साहब, दोनों हैं उसमें आयक में। अब राजस्व घाटे को कम करने के लिए क्या करेंगे? वही है तरीके, तो वही है। घाटे को कम करने के तरीके कोई अलग अलग, घाटे को कम करने के लिए तरीके अलग अलग थोड़ी होंगे। घाटे को कम करने के तरीके लगभग कॉमन है। जैसे देखो, राजस्व खर्च में कमी करके, तो राजस्व के खर्च में कमी कैसे करेंगे? प्रशासनिक खर्च को कम कर दो, सार्वजनिक खर्च को कम कर दो, सरकारी खर्च को कम कर दो। अब जो भी देखो कौन कौन से खर्च, सरकारी खर्च या सार्वजनिक खर्च एक ही बात है, तो ये खर्च कम कर दो। और ये सारे खर्च कौन से होते हैं? राजस्व में से होते हैं। ये खर्च सारे राजस्व में से होते हैं। सरकार सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व के शेयर बेचकर, वही अंश पूंजी बेच दी उन्होंने पहले भी किया है। तो ये राजस्व खर्चों में कमी करके। दूसरा क्या है? सरकारी उद्यमों के स्वामित्व को बेच करके। या फिर क्या करेगी सरकार? जनता, रिजर्व बैंक और बाहर से उधार लेकर कोष प्राप्त कर सकती है। तो तीन आया ना, खर्च को कमी की, दूसरा सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व को बेचा, तीसरा उधार लिया। उधार कहीं से भी ले सकती है, व्यक्ति से नहीं लेगी। समझ गए ना? सरकार व्यक्ति से उधार नहीं लेगी कि किसी उद्योगपति से उधार ले लिया, नहीं, जनता से लेगी। कि जनता से उधार कौन सा है? जनता से उधार कैसे लेती है? बॉन्ड बेच कर। हाँ। तो अपन जो बैंक में जाकर एफडी, किसान विकास पत्र बेचती थी, राष्ट्रीय बचत पत्र बेचती थी, इंदिरा विकास पत्र हैं, अब तो शायद नहीं है, बंद हो गए पोस्ट ऑफिस। तो वो क्या था? जनता का पैसा ही इकट्ठा किया गया। तो तीन चीजें सीधी है एकदम। क्या है? खर्च को कमी कर दो, सार्वजनिक जो सरकारी उद्यम है उनके शेयर या उनकी जो अंश पूंजी है वो दूसरों को बेच दो, और या उधार ले लो। उधार आप कहीं से भी ले सकते हो। तीन प्रकार का इसकी है ना, दिल्ली, मुंबई, नहीं वो तो क्षेत्रीय हो गई, वो नहीं। चार जो क्षेत्रीय बैंक है वो तो राजधानियों में सभी जगह है, वो नहीं। एक तो मुख्य ब्रांच कहाँ है? रिजर्व बैंक मुंबई, इसके अलावा कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। अधिभार, अब ये थोड़ा चेंज हो गया अपने टॉपिक, बजट से अलग आ गया। अधिभार क्या होता है? एक तो होता है एक सेस होता है, एक होता है सरचार्ज। दोनों अलग अलग हैं, अधिभार और क्या कहें उसको, सरचार्ज को क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं। और उपकर, ये क्या है? अधिभार है। देखो
यह एक अतिरिक्त शुल्क है, अतिरिक्त शुल्क है। क्या है ये? अतिरिक्त शुल्क है, जो कर पर लगाए जाए शुल्क है, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। गणना कर दायित्व पर की जाती है। क्या है? कर पर लगाया गया शुल्क है, लगाया गया शुल्क है। सीधा सीधा ये अतिरिक्त शुल्क है, कर पर लगाया गया शुल्क है। ये प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, अधिभार है, अधिक भार। जो टैक्स तो दे ही रहा है, उस टैक्स के ऊपर एक अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। अतिरिक्त शुल्क है जो किस पे लगाया जाता है? कर पर लगाया जाता है। देखो इसमें पॉइंट देखो, कभी जब इस प्रकार के आए ना तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, याद करने में आसानी रहती है। एक टुकड़ा ये हो गया, अतिरिक्त शुल्क है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कर पर लगाया जाता है, लगाया गया शुल्क है। अब जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है, इसको छोड़ दो, इसकी जगह ये तीसरा प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष कर लगाया ना, ये यहां पर अपने आप हो गया। कर देने का दायित्व किसका है? उस पर होता है। तो क्या लिखा है? इसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है, कि मैं अगर टैक्स पेयर हूं तो मेरा कर दायित्व कितना है, उस पर लगाया जाता है। सब पे लगता है क्या? नहीं। शेष उपकर होता है ना, उपकर और इसमें यही अंतर है। उपकर सब पे लगता है और ये सब पे नहीं लगता है लगभग एक जैसे। ये प्रत्यक्ष कर पे लगता है, उपकर जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष कर पे लगता है, वो सभी प्रकार के करों पर लगता है। किस पे लग रहा है? देखो चौथा पॉइंट क्या है? ये विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाता है। सभी पर नहीं लगता है। विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों, जिनकी आय अधिक है, कंपनियों पर है, उन पे लगता है। आई बात समझ में? अभी क्या देखो, 50 लाख से अधिक कर योग्य आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपने करों पर आय के स्तर के अनुसार 10 से 37% तक भुगतान करना पड़ता है। अभी कितना है ये? जो सालाना जिनकी आय कितनी है, कर योग्य आय है, ये 50 लाख, जिन पे टैक्स लग रहा है, सारी कटौतियां करके डिडक्शन वगैरह कर करा करके छूट वगैरह मिलने के बाद जो शेष बची हुई राशि है जो कर योग्य होगी, तो उस पे लगता है। ये इतना लिखने की जरूरत ये नहीं है। आप तो ये ध्यान रखना, अधिभार है क्या, सरचार्ज है क्या। ये सरचार्ज क्या हो गया? विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों, कंपनियों पर लगाया गया एक शुल्क है, अतिरिक्त शुल्क है, जो कर पर लगता है और प्रत्यक्ष कर पर लगता है। बस इतना ही है। अगर परिभाषा देखो, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आएगा सरचार्ज क्या है। अब लिखने की आए तो यहां से शुरू करो, लिखने की बात आए ना तो यहां से शुरू करो। विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क है, जो अतिरिक्त शुल्क जो कर पर लगाया जाता है, और ये प्रत्यक्ष कर पर अतिरिक्त शुल्क है जो प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। तो तीनों लाइनें आ गई, तीनों की तीनों आ गई। यहां से शुरू किया, यहां आए, फिर ये वापस इतना कर ज्यादा और आपको याद रह जाता है। तो इसकी गणना प्रत्यक्ष कर दायित्व पर की जाती है। जो प्रत्यक्ष रूप से टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, प्रत्यक्ष कर देने वाला, प्रत्यक्ष कर तो व्यक्ति खुद देगा ना, तो उसका दायित्व बनता है अधिभार। फिर आया उपकर। अंतर क्या है इन दोनों में? अधिभार लगाना है आय का स्रोत बढ़ाने के लिए। अधिभार सरचार्ज क्या है? लगाना है, क्या करने के लिए? आय का स्रोत बढ़ाने के लिए। और ये किसके लिए है? विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है।
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर के साथ, यहाँ इसको मैं टुकड़े किए लेकिन थोड़े से, पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर। कर आधार पर लगाया जाने वाला कर है। जैसे पेट्रोल पे लगता है, और भी है? नहीं, सभी पे लगता है। शेष है वो सब पे लगता है। और इसका खर्चा कहां करते हैं ये? हाँ, शिक्षा पे कर रहे हैं, और सड़क जो पेट्रोल पे लगता है ना, उसका सड़क रख रखाव पे होता है। हाँ, वो अलग अलग उद्देश्य फिक्स कर रखे हैं कि अगर पेट्रोल पे उपकर लग रहा है तो वो खर्चा कहाँ होगा। देखो, जो अधिभार था वो प्रत्यक्ष पे लग रहा था, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पे लगता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर के ऊपर लगाया गया कर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार पे लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिख सकते हो कि शिक्षा के नाम पर 3% उपकर लगाया गया है। 3% उपकर। अब ये कैसे लगता है, किसी को पता है क्या? लगता कैसे है? हाँ, जैसे किसी व्यक्ति के साल में 1 लाख रुपए हैं जो टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तो इस पर उसने क्या किया, 10% टैक्स लगाया, तो कितना हो गया? 1,000। तो 1,000 पर 3% टैक्स, यानी 30 रुपए। 30 रुपए उपकर हो गया। आई बात समझ में? नहीं आई? आई? सब पे लगता है। आप जब बिल पे करते हो तो उसमें देखना, वापस बता देता हूं। एक आदमी है जो साल में उसने टैक्स देने वाला जो पैसा है सारा कुछ खर्च करने के बाद नहीं, उसने कोई बीमा करवा रखा है, और विशेषकर बीमे पे ही छूट है, या बच्चों की एजुकेशन पे खर्च किया हुआ है, होम लोन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। जो नया टैक्स स्लैब है ना, उसमें होम लोन वालों को कोई फायदा नहीं, सबको एक जैसा कर दिया। लेकिन जो नया टैक्स स्लैब है वो पुराने वाले से अब वापस चेंज कर दिया है। पहली बार बना था तब वो पूरा नया वाला थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कर्मचारियों के लिए या सभी के लिए उसमें ज़्यादा पे करना पड़ता था, लेकिन पिछले साल वापस उसमें संशोधन किया है। तो जैसे 50,000 रुपये हैं जो जिस पे टैक्स लगा, और 50,000 पे टैक्स लगा, मान लो 5%, तो कितना हो गया? 5,000 रुपये। 5,000 हुआ। अब 5,000 रुपये पर 3% टैक्स लगाना है, 150 रुपये। तो 150 रुपये टैक्स देना है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स है। ये अधिभार क्या था? शुल्क था, ये फीस थी, वो टैक्स नहीं था, और ये टैक्स है, सेस कहते हैं उसको। आप जहां पर भी बाहर खाना खाते हो, जो भी सामान लाते हो, बिल देखना, नीचे जीएसटी और नीचे सेस लिखा होता है। उपकर इतना पॉइंटों में आएगा आपका उपकर। कर अपवंचन। कर अपवंचन ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैधानिक है। ये पता नहीं, टाइपिस्ट की विशेषता होती है, वो सोचता नहीं है। बहुत कम टाइपिस्ट होते हैं जो सोचते हैं। नहीं, क्यों? वो जो मेरा पुराना वाला टाइपिस्ट है वो सोचता है। वो क्या, वो खुद बता देता है कि गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होगा। और वो इतना मेहनती है कि वो कोई शब्द गलत लिखा हुआ होता है ना,
शब्द शुद्धि भी अगर गलत लिखी होती है ना तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा कि ये शब्द शुद्धि क्या है उसकी, और वो वहां से शब्द शुद्ध करके लिख लेता है। ये इतना क्यों, वजह क्या है कि उसको खुद को नौकरी चाहिए सरकारी, और अभी वो बेचारा 2 नंबर से रह गया, वरना हाईकोर्ट में स्टेनो में 2 नंबर से रहा, मात्र 2 नंबर से। जबकि शुरू शुरू में वो जब आया था मेरे पास 2014-15 की बात है, मैंने कहा तैयारी कर लेते, टाइप स्पीड ठीक है, तो क्या चाहिए नहीं मुझे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं। धीरे धीरे मैंने उसको पंप करके 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 मैंने तैयार कर दिया, और अब वो सरकारी नौकरी के लिए अशोक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन करे नौकरी? हाँ, अरे मैंने कहा देखो प्राइवेट काम बढ़िया है, लेकिन तेरे, हाँ वो काफी कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई उसको, तो कईयों ने मुझे कहा कि तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं कैसे, कि आपका टाइपिस्ट वो लग जाएगा फिर आपके, क्योंकि इसमें क्यों वो मेरे थोड़े तुच्छ निजी स्वार्थों के लिए मैं उसको कह दूं कि नहीं तू सरकारी नौकरी के लिए कोशिश मत कर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो ये तो याद करेगा ना। वो क्या कहता है कि आपके कहने से मैंने की, बाकी मैं तो नहीं कर रहा था। अब वो दूसरा आ रहा है, उसको भी मैं कह रहा हूँ, वो भूदेव हैं, भूदेव मतलब ब्राह्मण देव हैं वो, कर ले तैयारी, लेकिन वो खुद नीरस टाइप का व्यक्ति है, वो लगा हुआ है इसमें CDPO में, ऑफिस में, महिला बाल अधिकारिता विभाग में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा, कर तो रहा है, लेकिन शहर जो ब्राह्मणवादी संस्कृति में वो एकदम उलझा हुआ है, पूरी तरह से उलझा हुआ है, कि टाइम ही नहीं मिलता। है चेन्नई में पाटा नहीं है, कचौड़ी सुबह उठते ही BK स्कूल की कचौड़ी चाहिए। यही तो, नहीं होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। अब पंचन समझ गए, टैक्स की चोरी है, शॉर्ट में लिख लो इसको, टैक्स की चोरी है, टैक्स चोरी है। अब इसकी भाषा क्या है देखो, जब कोई करदाता कंपनी व्यक्ति पर जो वैधानिक रूप से जो कर देय होता है, यानी किसी व्यक्ति कंपनी या करदाता पर जो वैधानिक रूप से वो कर देने के लिए उत्तरदायी है, और उसका भुगतान न करना, या जानबूझकर आय निवेश के संबंध को गलत या भ्रामक संबंध का गलत या भ्रामक विवरण देना, उसे कर अपवंचन कहते हैं। समझ गए? जानबूझकर गलत आंकड़े दे दिए, जानबूझकर पैसा जमा नहीं करवाया, तो उसको क्या कहेंगे? कर अपवंचन कहते हैं। कर उत्प्लावकता, कर उत्प्लावकता, उत्प्लावकता का नियम याद आया कुछ? डॉपलर का एक सिद्धांत है, डॉपलर का सिद्धांत, जिस जिस स्पीड से वो नीचे जाएगा उससे ज्यादा स्पीड से वो बाहर आएगा। यह राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद के माप के संबंध में कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता का मापक है। इतना नहीं करना, ये लिख लो, आप यहां से लिखो, यह कर प्राप्तियों की क्रियाशीलता का माप है, कर प्राप्तियों की क्रियाशीलता का माप है। ठीक है, यही इतना ही लिखना है, बिल्कुल यहीं तक, कर प्राप्तियों की कर प्राप्तियों की क्रियाशीलता का माप है। जैसे देखो, लिखना नहीं है, जब राष्ट्रीय आय में 1% की वृद्धि होती है तो कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि होती है, इसी को कर उत्प्लावकता कहते हैं। अब देखो, सरकार
सरकार द्वारा किए गए कर सुधार जैसे कर ढांचे में सुधार, मतलब बताया है कि कर उत्प्लावकता की स्थिति कब पैदा होती है। ढांचे में सुधार कर वसूली को प्रभावी बनाने के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कर उत्प्लावकता कहते हैं। यानी पहले जो कर मिल रहा है वो फिर सुधार किया, सुधार करने के परिणाम स्वरूप जो करों में वृद्धि हुई है उस वृद्धि, हाँ, कर प्राप्ति में जो वृद्धि हुई है उसको क्या कहेंगे, कर उत्प्लावकता। उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि होगी उसकी तुलना में राजस्व में 1% से अधिक, यानी जैसे मान लो राष्ट्रीय आय में 1% की वृद्धि हुई तो कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि होती है। इसी को क्या कहते हैं, कर उत्प्लावकता कहते हैं। तो लिखो, देखो, सरकार द्वारा कर ढांचे में सुधार करने के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाला संबंध, कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाले संबंध को कर उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर उत्प्लावकता कहते हैं। आई समझ में, उत्प्लावकता कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हो, अगर राष्ट्रीय आय में 1% की वृद्धि होती है तो कर प्राप्तियों में 1% से अधिक वृद्धि होगी। तो कर प्राप्तियों में 1% से अधिक वृद्धि होगी। कर प्राप्तियों में 1% से अधिक वृद्धि होगी। आगे बात समझे। अधिभार, सरचार्ज, शेष, उपकर, फिर कर अपवंचन, फिर कर उत्प्लावकता, ऐसी परिभाषाएं पूछ ली जाती है। कर विवर्तन, टैक्स शिफ्टिंग, नाम से स्पष्ट है, कर मुड़ गया, कर आया यहां और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चला गया, यही तो है विवर्तन। लगता कहीं और है, जाता आता कहीं और से है। देखो, कर चुकाने का दायित्व तो किसी अन्य व्यक्ति का होता है, लेकिन चुकाता कोई और है। चुकाने का दायित्व हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे ही तो है सारे के सारे। समझ गए, कर दायित्व किसी अन्य व्यक्ति का है, जबकि चुकाने का दायित्व अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है। चुकाने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है। चुकाने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है। समझ गए।
टैक्स शिफ्टिंग कहते हैं। कर बचाव, अब कर बचाव है ना, वो कर वंचना से, अभी कर वंचना कौन है? हाँ, कर अपवंचन है ना, उसी को कर वंचना भी कह सकते हो। ये दोनों उल्टे हैं। कर वंचना में क्या किया, गलत तरीके से अपने टैक्स को बचाया, गलत तरीके से आय को शो नहीं किया, गलत आंकड़े पेश कर ली। और इसमें क्या होगा, वैधानिक रूप से, वैधानिक तरीके अपना करके कर बचाव करना। हाँ, अलग अलग प्रकार अपने सीए के माध्यम से क्या क्या करना चाहिए उसके माध्यम से। देखो क्या होगा, करदाता द्वारा आय या संपत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे वह कानूनी कर के दायरे में न आए और उसे बहुत ही कम कर भुगतान करना पड़े। जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति तो नहीं कहते हैं, उद्योगपति तो कम करते हैं ऐसा काम, दूसरे जो हैं उद्योगपति उत्पादन के कार्य, बाकी दूसरे कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो मंदिरों में दान देते हैं। गए तिरुपति बालाजी और 50 करोड़ दान दे दिया, क्या वो दानी है? हाँ, क्योंकि यहाँ जो जिस जिस ट्रस्ट में पैसा दिया वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने जो पैसा है वो यहाँ खर्च वो शो कर देते हैं। जैसे मान लो 50 लाख किसी ने दान दिए हैं और 50 लाख में से 45 लाख उसको वापस मिल गए, 3 लाख है वो, 5 लाख है वो उन्होंने रख लिए। अब 45 लाख जो हिसाब खर्च करेंगे वो जहां से खर्च करेंगे उसको शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको कि कहाँ खर्च किए, क्या खर्च कर लिए, इस प्रकार का करते हैं। तो ये जो दानी होते हैं ना कि दान दिया, ये दान नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या अपना टैक्स बचाव कर रहे हैं। नहीं, ये कानूनी तरीका ही तो है, ये कानूनी तरीका ही है, लेकिन उसका करदाता द्वारा आय संपत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उसे या तो वो कर के दायरे में नहीं आए और अगर आए तो बहुत ही कम कर चुकाना पड़े उसको। जैसे आम आदमी का ले लें, बीमा करवा दिया, पॉलिसी करवा दी, बच्चों के एजुकेशन पर कर दिया। बच्चों की एजुकेशन जो चलती है वो तो अब जबरदस्ती तो एजुकेशन कहाँ दिलवाएंगे, जितनी होगी उतनी होगी, तो वो पैसा है वो उसमें से छूट मिलती है। ये कर बचाव के लिए नियोजन करना पड़ता है, ये नियोजन ही तो किया है उसने, जो भी व्यवस्था की। टैक्स हेवन, इसको पढ़ना नहीं है, देखो इसको पढ़ना। टैक्स हेवन का मतलब, हेवन मतलब स्वर्ग, तो टैक्स का स्वर्ग कहाँ होगा, जहां टैक्स पेयर को कम से कम टैक्स देना पड़े। ऐसे कुछ देश हैं जैसे साइप्रस, मॉरिशस को टैक्स हेवन देश कहते हैं। टैक्स देना नहीं पड़ता है, आप पैसा जमा कराओ वहां पर जो भी काम कर रहे हो ना, आप पैसा जमा नहीं, वहां पे जो भी काम कर रहे हो उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों, उद्यमियों को उस देश में व्यवसाय या निवेश करने पर उन पर कर न लगाने या कम दर पर कर लगाने का वादा किया जाता है। या तो कर नहीं लगेगा, आप निवेश करो हमारे देश में, टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे वो देश होंगे जहां उद्योग नहीं है, जहां उद्योग नहीं है, ऐसे वो देश हैं। तो कुछ देश हैं जैसे ये हो गया, मॉरिशस हो गया, स्विट्जरलैंड है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ। स्विट्जरलैंड थोड़ा अलग टाइप का है वैसे तो। हाँ, अब तो उद्योग है वहां पर। तो उसको क्या कहते हैं, टैक्स हेवन देश कहते हैं। ऐसे देश जो अपने उद्यमियों को, व्यवसायियों को, निवेशकों पर कम से कम कर लगाने या कर न लगाने का वादा कर उनको इनवाइट करती हैं, आमंत्रित करती है कि आप हमारे यहाँ पे निवेश करो।
तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा देश आश्रय, कर आश्रय या टैक्स हेवन कहलाता है। कर आश्रय कहलाता है या टैक्स हेवन कहलाता है। टैक्स हेवन कहलाता है। कुछ है ही नहीं इसमें, ये नहीं लिखना है, ये देश का नाम जरूर लिखना। कर आश्रय या कम से कम कर देना पड़ेगा। हो गया। प्रतिकारी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क यह आयात शुल्क है, विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि विदेश से जो वस्तु भारत में आ रही है उस पर उस देश ने सब्सिडी दे रखी है, इसलिए वो वस्तु वहां सस्ती उत्पादित हो रही है और यहां आकर के वो और सस्ती, वहां भी सस्ती है और यहां पर भी भारतीय वस्तुओं की तुलना में वो सस्ती होगी। तो इसलिए लगाया जाता है ताकि नकारात्मक सब्सिडी के प्रभाव को कम किया जा सके। ये आयातित सामान पर लगाया जाता है। इस पे लगता है, आयातित सामान पर लगता है। आया समझ में? ये आयातित शुल्क होता है जो आयातित सामान पर लगता है। नकारात्मक सब्सिडी को कम करने के लिए आयात पर कर लगाया जाता है। ये इतना ही लिखना है एक बार, नकारात्मक सब्सिडी को कम करने के लिए आयात पर लगाया जाता है। जैसे कई देश हैं जो भारतीय उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर लगाते हैं, क्योंकि भारत में कृषि पर सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जाती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो विश्व व्यापार संगठन, उसमें भी विवाद उठता है, कई बार विवाद उठता है कि अलग अलग उसमें बॉक्स बना रखे हैं कि कौन सा देश कौन से बॉक्स में आता है और कौन सी सब्सिडी कौन से बॉक्स में आती है। बॉक्स का मतलब यूं नहीं बॉक्स है, हाँ एक विचार, एक क्या क्या है उसको, कॉन्सेप्ट बना रखा है कि ये अगर कोई कृषि में सिंचाई पर ज्यादा सब्सिडी दे रहा है तो वो कौन से बॉक्स में आएगा, ढांचागत सुधार में सब्सिडी दे रहा है तो वो कौन से बॉक्स में आएगा, कैटेगरी में आएगा, मशीनरी के सुधार में कर रहा है तो वो कौन सा करेंगे हम उसको अपन, तो विभिन्न प्रकार के सब्सिडी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, जिन पे नकारात्मक सब्सिडी, नकारात्मक सब्सिडी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं वो न्यूनतम खर्च पर हो और सरकार उसका पैसा दे रही है, खर्च तो आ ही रहा है उसमें। हाँ हाँ, तो ये एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एक प्रकार से सब्सिडी तो है कि हम खरीदेंगे आपका गेहूं 2000 रुपये क्विंटल। हाँ, और वो वहां बंद नहीं कर रहे हैं और भारत यहाँ बंद नहीं कर रहा है, या जो विकासशील देश हैं, कृषि प्रधान देश हैं, वो बंद नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसी सब्सिडी जो अपने वस्तु के उत्पादन की कीमत, उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे 10 रुपए का, जैसे ये दे लो, यूरिया देख लो, यूरिया का एक कट्टा कितने में आ रहा है, किसान को कितने मिल रहा है? नहीं है, फिर भी है ना, थोड़ी बहुत है, पहले से कम है, तो उस पर कितना आ रहा है? वो कट्टा काफी महंगा पड़ता है, लेकिन किसानों को शायद 800-900 रुपये मिल जाता है वही कट्टा। अब क्या किया उन्होंने, कट्टे का वजन कम कर दिया, नीम लेपित यूरिया बना दिया, गोल्ड यूरिया बना दिया, लिक्विड यूरिया बना दिया, ताकि उसकी खपत कम से कम हो और जो भी खपत हो रही है, जो यूज कर रहे हैं, उसका अधिकतम यूज हो। वरना जो क्रिस्टल यूरिया आ रहा था, दानेदार वाला यूरिया आता था, वो जमीन में पड़ा रहता था, अनावश्यक यूज होता था वो, और जमीन में पड़ा पड़ा वो जमीन की उर्वरता को भी खराब करता था। अब क्या, नीम लेपित यूरिया आ गया तो वो जमीन में पड़ा भी है तो जमीन को खराब नहीं करेगा, लिक्विड है वो कम यूज होगा।
वो उस दूसरे उद्योगों में काम, हाँ दूसरे उद्योगों में भी काम आता था, और वैसे नींव में जमीन को, मिट्टी, जमीन को उपजाऊ भी बनाता है। तो कई उद्देश्य पूरे हो गए। वो खराब नहीं होता है, पड़ा पड़ा यूज हो जाता है। और यूरिया का उपयोग कई रसायन उद्योगों में होता था, वो बंद हो गया अब। निर्यातक देश द्वारा उत्पादकों को अधिक निर्यात करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। क्या आप, कई ऐसे उद्योग होते हैं जो निर्यातोन्मुख होते हैं कि हम, मैं जैसे मेरे कोई इंडस्ट्री है और मैंने कह दिया कि मेरे यहाँ जो भी उत्पादन होगा मैं सारा का सारा निर्यात करूंगा, तो सरकार मुझे उसके बदले में सब्सिडी देगी। इसके लिए कई छूटें प्रदान की जाती हैं, और वो छूटें किसको आनी उठानी पड़ती हैं? आयातक देश को आनी उठानी पड़ती है उसकी, आयातक देश को उठानी पड़ती है उसकी आनी। निर्यात के लिए सब्सिडी दी जाती है। उत्पादकों को अधिक निर्यात करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। फिर या साथ में लिख लो, छूटें प्रदान की जाती है, सब्सिडी दी जाती है या छूट प्रदान की जाती है। और उसका नुकसान किसको होगा? आयातक देश को। कैसे होगा? वो कम हो जाएगा। भारत, जैसे भारत का जो मान लो सूती वस्त्र ही है, और सूती कॉटन को बढ़ावा, कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छूट दे दी। और या गर्म कपड़े, जैसे भारत में गर्म कपड़ा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, जितना यूरोप में नहीं होता है, जबकि यूरोप में गर्म कपड़े की खपत ज्यादा होती है, ठंडा इलाका है तो वहां ज्यादा होती है। भारत में गर्म कपड़े की खपत है वो कम होती है, यहाँ कॉटन दूसरे होते। तो यहाँ पे अगर गर्म कपड़े को बढ़ावा देने के लिए उनपे कुछ छूट दे दी, कुछ सब्सिडी दे दी, अब वो वस्तु यूरोप में जाएगी तो यूरोप के उत्पादन की तुलना में सस्ती होगी, तो लोग क्यों खरीदेंगे वहां? तो फिर वो क्या करेंगे, सामने वाले क्या करेंगे, ये प्रतिकारी शुल्क लगाएंगे कि अच्छा भारत से ये गर्म कपड़े आ रहे हैं, ये क्या है कि ये भारत से अपने देश से सस्ते हैं, तो ठीक है उस पर टैक्स लगा दो, तो वो महंगे हो जाए, बराबर आ जाएंगे या उससे महंगे हो जाएंगे। जैसे एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक कार बना रही थी, उसने चीन में इकाई, टेस्ला था शायद, टेस्ला, हाँ, उसने वहां स्थापित किया और वहां से कार यहाँ आई, भारत ने उस पर टैक्स ठोक दिया 200%। 10 लाख की कार है वो, देख लो कितने पे चली जाएगी। और फिर WTO ने कहा कि ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई सब्सिडी वाले उत्पाद हैं और आपके देश में आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर प्रतिकारी शुल्क लगा सकते हो। ऐसा किसने नियम बनाया? विश्व व्यापार संगठन ने। आयातक देश को दिया जाता है। दो ही तो देश है यहाँ, निर्यात करने वाला, सब्सिडी प्राप्त देश, आयातक जिसको नुकसान हो रहा उस नुकसान की भरपाई वो प्रतिकारी शुल्क लगा के करेगा। प्रभावी राजस्व घाटा नाम सुना है कभी? हाँ। राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है। इस खर्च की गई राशि को घाटे में से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। आई समझ में? सरकार के पास जो सरकार राजस्व खर्च करती है, राजस्व खर्च करती है, उस खर्च में से कुछ पैसा है वो क्या कर रही है? पूंजीगत संपत्तियां खरीदती है। उस पैसे से पूंजीगत संपत्तियां खरीदती है,
तो अब पूंजीगत संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है वो क्या करेंगे, उस घाटे में से घटा देंगे। मैं बोलूं वैसे लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। सरकार लिख रहे होगे, लिखो। सरकार के द्वारा राजस्व खर्च में से कुछ खर्च पूंजीगत संपत्ति खरीदने पर करती हैं। इस खर्च को घाटे में से घटा दिया जाए तो इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। आगे बात समझ में? जैसे मान लो राजस्व खर्च किया, जो भी खर्च किया उसमें से सरकार ने कोई 1 लाख करोड़ से क्या कर दिया, कोई भी है, कोई भी खर्च, जितना भी खर्च किया उसने, राजस्व खर्च किया, मान लो 500 लाख करोड़, ज्यादा है कम है इससे? ये ज्यादा है ना, ये 1 लाख करोड़ है, ये 5। अब इतना खर्च किया, इसमें से क्या किया, 1 लाख करोड़ की ऐसी संपत्ति खरीदी जो पूंजीगत खर्च में आती है। ये जो संपत्ति खरीदे ना पूंजीगत संपत्ति, तो पूंजीगत खर्चे हो गया ना। तो अब क्या किया, टोटल घाटे में से 1 लाख करोड़ को माइनस कर दो, पीछे जो घाटा बचेगा वो प्रभावी घाटा। यानी सरकार के द्वारा राजस्व खर्च के दौरान कुछ धन से पूंजीगत संपत्तियां खरीदती है जब, और उसके बाद जो टोटल घाटा कैलकुलेट किया जाता है, घाटी गणना की जाती है, तो उस घाटे में से जो पूंजीगत प्राप्तियां करने में जो पैसा, हाँ, संपत्ति निर्माण हो, क्योंकि ये क्या कर लिया उन्होंने, संपत्ति निर्माण कर लिया, तो वो घाटा नहीं है। तो उस घाटे में, उस टोटल घाटे में से कि हमने तो ये सामान खरीदा है, या ऐसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है सरकार ने, या सरकार ने कोई कंपनी में कंपनी को ही खरीद लिया है, तो वो फिर उस घाटा नहीं होगा। हाँ, वो एक्चुअल घाटा हो गया, वास्तव में घाटा ये है। आगे समझ में? प्रभावी राजस्व घाटा। अब हेडिंग डाल दो, कर प्रणाली। प्रत्यक्ष कर, इसमें से कुछ टैक्स हैं जो हट गए हैं अब जीएसटी लागू होने के बाद, कुछ टैक्स हैं, ये तो हैं सारे के सारे। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, उपहार कर। सीधे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? स्टेट ड्यूटी है। स्टेट ड्यूटी आयकर व्यक्ति संस्थाओं की आय पर, धन कर जो संपत्ति है उस पर, स्टेट ड्यूटी, और उपहार कर, ये कौन से कर हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। किसके कर हैं? उसका ज्यादा टैक्स नहीं, टैक्स तो लगेगा। उपहार कर,
उपहार कर और तो गिफ्ट देने वाला पे नहीं लगेगा उपहार कर, जो लेता है गिफ्ट उस पे लगता है। खर्च कर, ब्याज कर, ब्याज पर कर लगता है क्या? आपने एफडी करवा रखी है और साल में 10,000 से ज्यादा एफडी से आय होती है तो 1,000 रुपए टैक्स लगेगा, 10%, 10% टैक्स लगेगा। आप देश का विकास इसी से होता है, देश रहेगा तब आप रहोगे। अगर आपने आय पैदा कर ली और देश यूक्रेन की तरह बर्बाद हो गया तो आपकी संपत्ति वगैरह दूसरे यूज करेंगे। तो आप मजबूत हो ना हो, देश मजबूत होना जरूरी है। अपना सीधा कॉन्सेप्ट है, वरना सारे तुच्छ स्वार्थ हैं। दूसरे लोगों पे, मेरे देश पे खर्च, मेरे देश पे खर्च हो रहा है, मेरे देश पे खर्च हो रहा है, दूसरे पे क्यों हो रहा है? हाँ, बस उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बाकी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मुझे जीएसटी चाहे डबल भी देना पड़े, मैं दूंगा। पेरेंट्स से बच्चे मांगते हैं ना कि इतना पैसा दे दो, तो पेरेंट्स ही नहीं देते। जब उन्हीं को नहीं दे तो काय देश को देना, क्या मतलब है? देश किसका है? अगर आप देश के लिए कुछ नहीं तो धूड़ है आपकी जिंदगी में, धूड़ है आपकी जिंदगी में। अगर देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा सा अपना तो सीधा कैसा हिसाब है, देश सुरक्षित होगा। अगर देशभक्ति देखनी है तो इजराइल के लोगों से देखो, किसी विपक्ष ने चूई किया? नहीं किया, सब एक साथ आ गए। यहां टनल में 41 खर्चे तो गिद्धों की तरह देख रहे थे कि एक आधा मर जाए तो हम मुद्दा उठाए, लेकिन ईश्वर साथ हैं कि एक भी नहीं मरा और सारे सुरक्षित बाहर आ गए। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां गया नहीं, तो प्रधानमंत्री को हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ टनल में से निकालने के लिए प्रधानमंत्री जाके क्या करेगा? वहां प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बचने चाहिए, बस बच गए सारे। वहां जाके वो गेंची फावड़े लेके लगेगा क्या? अगर वो गेंची फावड़े लग भी जाए तो भी आलोचना के देखो नाटक कर रहे हैं। देश सुरक्षित होना चाहिए, बाकी सब बकवास है। देखो ये तो कह रहा हूं, अगर मोदी जी लेट उठ जाए ना तो आलोचना, जल्दी उठ जाए तो आलोचना। सर नहीं, 5 महीने बाद में ठाकुर जैसी मोदी जी की तो कैसी, अभी कट्टा पलटा फिर पलट। अभी 2 दिन पहले ही पता चल गया होगा आपको। नहीं, मणिपुर में सोची समझी चाल है ये विपक्ष की द्वारा। विपक्ष, हाँ तो षड्यंत्रकारी तो होते हैं, तो कुत्ते हैं ना ये तो। पाकिस्तान ने भारत को हराया इस, अरे ये देखो यूएनओ में, अरे यूएनओ की है क्या लेवल, क्या यूएनओ का अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यूएनओ की तो कोई औकात ही नहीं बची है, क्या है उसके पास? खाली आलोचना। नियम 1503 के तहत आलोचना कर दी गई, नियम 1508 के तहत आलोचना प्रस्ताव दे दिया गया। मैजिक तो मैजिक नहीं है, देश की जनता है। मैजिक भी कुछ नहीं है, देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता साथ में, ये मैजिक है। यद्यपि मैजिक या इंदिरा गांधी मैजिक मैजिशियन नहीं थी क्या? जनता साथ में थी। कैसे नहीं थी? इंदिरा गांधी जब हारने के बाद जब वापस जेल गई और जेल से बाहर आई तो कितने बहुमत से सरकार बनी थी। राजीव गांधी की मृत्यु हुई, नहीं इसकी इंदिरा गांधी की, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, तब कितना बहुमत मिला था? कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत था, 404 सीटें मिली थी लगभग। 489? नहीं, मैंने तो कहीं आंकड़ा देखा 404 देखा, तो 404 भी कम होता है क्या 550 में से? तो एक काम करो, आप आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाओ। ऐसे
ऐसे आतंकवादियों को हम उड़ा देते हैं, बताएं। पूरा तो 4 साल से आपकी क्लास में आ रही हूँ, आपने निकाला तो मुझे हम निकाल दो। अरे तो हम वो आदमी थोड़ी है जो कि क्या कहें उसको, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करते हैं। हम देश के लिए, जो देश हित में होगा वो होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अभी तो 22 जनवरी को देखो क्या जलवा होता है पूरे देश में। निगम कर कंपनियों की आय पर लगता है, ये वापस आया है, एक साथ आया है। निगम कर किस पे लगता है? कंपनी का आय। आय कर लिखना नहीं है, आय कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर और निगम कर, ये सारे के सारे क्या हैं आगे, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के कर हैं, प्रत्यक्ष कर है। ये ध्यान रखना है, इनका पूछ लेते हैं। मनोरंजन कर है क्या इसमें? मनोरंजन कर कौन देता है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और राज्य सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है। कभी फिल्म देखने गए हो? टिकट लिया होगा, टिकट में लिखा होगा इंटरटेनमेंट टैक्स। या फिर सरकार ने, जैसे कुछ फिल्में आई थी ना, एक वो आई थी ना, हाँ, कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया था, उसमें लिखा होगा फिर नीचे टैक्स फ्री। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, ये ध्यान रखना, ये आते हैं ऐसे प्रश्न और गलत होते हैं। वहां प्रश्न ये गलत होते हैं। होटल प्राप्तियों पर कर, जो कि होटल का मालिक देगा। भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर लगता है क्या? कृषि आय पर कर है, कृषि कर नहीं है। आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, टैक्स है। रोजगार पर कर है। रोजगार पर कर कैसे? कौन सा रोजगार पर कर, कौन सा? ये जो कुछ कंपनियां होती है ना जो रोजगार उपलब्ध करवाती है, रिप्लेसमेंट कंपनियां, वो उन लोगों को जो बेरोजगार है उनको नौकरी पर, अलग अलग कंपनियों में नौकरी दिलवाती है, तो उसको क्या कहेंगे? उन पर भी टैक्स लगता है, उनकी आय पर जो टैक्स लगता है, यानी रोजगार पर। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष को अपरोक्ष भी कहते हैं। अपरोक्ष से ऐसे लगता है कि अप्रत्यक्ष कर होगा। परोक्ष अप्रत्यक्ष होता है। हाँ, लेकिन लगेगा होटल की आय पर है, होटल में जो प्राप्तियां होटल की आय पर लगेगा। अप्रत्यक्ष कर किसके? केंद्र सरकार। अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर। बिक्री कर है क्या अभी? कहां गया ये? जीएसटी में शामिल हो गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स है क्या? है? तो फिर देखो, जीएसटी वस्तु कर, वस्तु पर पहले जो भी कर लगता था अब वो बंद हो गया। सेवा पर जो भी कर लगता था वो अब बंद हो गया है। जीएसटी करेंगे अपन, जीएसटी भी पर केवल इतना ही जानते हैं कि बस वस्तु और सेवा पर कर लगता है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है इसमें। उत्पादन कोई कर रहा है और उससे जीएसटी से मिलने वाले टैक्स पे मजे कोई और कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों साइड में है। राजस्थान से कोई वस्तु मध्य प्रदेश गई और मध्य प्रदेश से उस पर जीएसटी लगी, तो उसका उपयोग कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश से कोई वस्तु उत्पादित हुई, राजस्थान में आई, उस पर जीएसटी वसूला, वो कौन यूज करेगा? राजस्थान करेगा। दो तीन कॉन्सेप्ट है इसमें अलग अलग। तो सीमा शुल्क, ये दोनों अब जीएसटी में शामिल हो गए।
राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे, देखो लंबी लिस्ट है। बिक्री कर, ये किस में शामिल हो गई? जीएसटी में। इसलिए राज्यों ने विरोध किया था कि हमारी आय बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आय बंद होगी तो तुम्हें उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, अपनी जो क्षतिपूर्ति है वो दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर कर, ये देखो सब जो देशभक्त विपक्ष हैं वो करता है कि पेट्रोल पर कर। कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? ये देखो, अरे ये, अरे नहीं, राज्य कम करता है, इसीलिए तो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग अलग क्यों है? अगर केंद्र लगा रहा है तो फिर अलग अलग राज्य, तो राज्यों, हाँ केंद्र का हिस्सा कम है तो अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत अलग अलग क्यों? अगर केंद्र लगा रहा है तो अलग अलग क्यों है? सैतीस, हाँ ये तो, हाँ लगभग इतना ही है, तो कम है क्या? अब 37 रुपए, जो भी 45-37 रुपए है वो कम करो। वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, नहीं लगता, आ गया उसमें शामिल हो गया। विद्युत पर कर, ये तो लिया ही होगा, मई जून में नहीं देखा था क्या? हाँ ये सारा, हाँ वो भी मोदी जी ने किया था, सबसे लिया था मोदी जी ने। सर अब मोदी जी आ गए ना, अब हाँ? सब सही हो जाएगा। हाँ तो तरीका गलत है ना ये। अब तब कोई नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वहां ये देशभक्ति पे लग रहा है, अच्छी जगह पे लग रहा है पैसा। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, चुपचाप जाकर देखे आगे। टैक्स चोरी कोई बिजली चोरी कोई और कर रहा है, उसका जो जितना बिजली उत्पादन हुआ है, जितनी यूनिट उत्पादन हुई है, उस यूनिट को 8 से 10 से गुणा करके देखती है सरकार, जो कंपनी, कि इतने रुपए आने चाहिए, तो आए कितने, इतने हैं, तो ठीक है बराबर बांट लो। आम आदमी को नहीं भरनी पड़ती है, टैक्स पेयर को भरनी पड़ती है, केवल यही। और यहां पर भी आम आदमी तो है ही नहीं, यहां पर भी कौन कर रहा है? क्या लगा हुआ? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? चलो मेरे साथ एसपी ऑफिस चलो, एसपी के जो बंगला है वहां देखो, नया वाला लगा हुआ है, नया वाला लगा हुआ है। और मैंने और कहाँ गया था मैं, उसको बात को काफी टाइम हो गया, जो प्राइमरी के डायरेक्टर थे उन पे घर पे गया मैं, नया मीटर लगा हुआ है। तो वो तो सरकार का पैसा है, सरकार दे रही है उनको मीटर का, वो वहां जा रहा है उनको ऐसा। हाँ भरे गए तो वही, उसका तो बदले मिल रहे हैं ना, उनको पैसा मिल रहा है। लिस्ट देखना, तो जो भी है वो उनका एक, वो तो एक है, कलेक्टर एक है, डायरेक्टर एक है, एसपी एक है। अरे तो इसका भुगतान तो मुझे करना पड़ रहा है, या मेरे जैसे लोगों को करना पड़ रहा है। बाकियों की जिनका आंकड़िया लगा रहे हैं, कोई पे कोई डायरेक्ट तार जोड़ रहे हैं, उनको कहाँ मिल रहा है? विज्ञापन पर खर्च, विज्ञापन देते हो, पैसा चुकाया, उस पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा। शिक्षा उपकर किया था अपन 3%, सट्टेबाजी पर कर, हाँ लीगल है। अरे पहले लॉटरी खुलती थी, ये है ना गोल्डन जुबली क्लब, गोल्डन जुबली, नहीं पता है ना? लालजी होटल के सामने एक बड़ी सी सरस्वती माता का मंदिर भी है वहां पर, सरस्वती माता का मंदिर है, नहीं देखा क्या? वो वहां पर लगती थी, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा। ये बात 1995 के आसपास।
हाँ, सिक्किम की लॉटरी फेमस। प्रवेश शुल्क चुंगी चौकियाँ होती थी, अब नहीं है। यहाँ ये चुंगी चौकी नाम इसलिए तो पड़ा है, कई सालों तक तो वहां पर एक वो बैरिकेड भी लगा हुआ था साइड के अंदर। स्टाम्प व पंजीकृत शुल्क और मनोरंजन कर। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क ही तो है अपना आप। स्टाम्प क्या है? स्टाम्प खुद अपने आप में शुल्क है। और मनोरंजन कर, ये सारे किसके थे? राज्य राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर थे। अब है आयकर। केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों से वसूला जाता है। आयकर केंद्र का ही है, लिखने की जरूरत नहीं है कि केंद्र सरकार का है। व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तियों से वसूला जाता है। और विभाजन कैसे होगा? केंद्र राज्य दोनों को होता है। विभाजन केंद्र राज्य दोनों के बीच होता है। वसूलेगा केंद्र, लगाएगा केंद्र, वसूलेगा केंद्र सरकार और राज्यों में बांटेगा। जो वित्त आयोग होता है ना, वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो निर्धारित होता है कि कितना पैसा केंद्र उसके द्वारा राज्यों को बांटना है, उस बंटवारे में शामिल होता है। आयकर का आधार या सिद्धांत अदा करने के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मतलब आप कितना अदा कर सकते हो, तो जो आय होगी, आय के आधार पर तो होगा नहीं, ये सामर्थ्य हुआ उसका। ये अदा करने के सामर्थ्य पर आधारित होता है। और जो न्यूनतम सीमा है वो जा कब लागू की, इतना तो देना ही देना है। अगर उस स्लैब में आ रहे हो, उस आय श्रेणी में आ रहे हो, तो इतना देना पड़ेगा। 5% से शुरू होता है। 2013-14 में इसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी गई। अदा करने के भुगतान की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और वो कैपेसिटी कैसे आएगी? आय पर आएगी। न्यूनतम सीमा 2000। सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से 2 लाख रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 लाख रुपए आयकर में छूट है। सभी के लिए 2 लाख रुपए तक। जैसे किसी की 10 लाख आय है सालाना और वो सामान्य नागरिक हैं, तो अब 2 लाख की उसको छूट दे दी, 8 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 8 लाख पे टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। क्यों? ये देखो, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख तक की छूट है। अति वरिष्ठ का मतलब हो गया जो 70-75 के आसपास के हैं, उनसे वो वाले। 60 प्लस वाले हैं वो वरिष्ठ हैं। अगर 2 लाख से कम आए हैं तो 0% आय कर। 2 से 5 लाख तक के हैं, यानी छूट मिलने के बाद कितनी हुई? सभी प्रकार की छूट मिल गई, उसके बाद भी आपकी 2 से लेकर 5 लाख तक की आय हैं तो 10% तक टैक्स है। छूट मिलने के बाद, ये छूट मिलने के बाद की है। छूट ले लिया आपने और 5 से 10 लाख की हैं तो 20% आय, 20% टैक्स। और अगर 10 लाख से अधिक हैं तो 30% टैक्स। 10, 20, 30। 10, 20, 30।
वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख, वरिष्ठों के लिए 2.5 लाख, महिलाओं के लिए 2.5 लाख छूट दी जाती है। 2.5 लाख, 5 लाख आय हुई है तो 2.5 लाख, तो 2.5 लाख हो गई तो 2.5 लाख बचे। 2.5 लाख पर फिर कितना टैक्स लगेगा? नए स्लेब में चेंज हुए हैं थोड़े, नए स्लेब में चेंज हुए हैं। ये 2 स्लेब चल रहे हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला। एक पुराना वाला चल रहा है, कुछ पुराने वाले पे पे करते हैं, कुछ नए वाले पे पे करते हैं। निगम कर कंपनियों की आय पर लगता है। कोई कंपनी है उसके आय पर लगता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बहुत पुराने हो गए, ये बहुत पुराने हो गए कि पहले कितना कितना था। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। पहले जो निगम कर था देखो कितना परसेंट हो गया, लाभ 40% निगम कर। लेकिन जो 1990-91 में उदारीकरण हो गए, उदारीकरण के बाद ये दरें, निगम कर की दरों को की और ऊंची कर दी गई। प्रारंभ में निगम कर ज्यादा था, यानी ऊंची दरें थी। क्यों? क्योंकि 90, ये प्रारंभ में ये जो लाइन है ना इससे संबंधित है। क्योंकि 90 में ये कब किए देखो, 98, 99, 35%। विदेशी कंपनियों की शुद्ध आय पर 40%। अब भी ज्यादा ही है वैसे। 2005-6 में ये घटाकर, हाँ ये लिख लो तुम, लिबरलाइजेशन, एलपीजी। 2005-6 में देशी कंपनियों पर कितना परसेंट लगाया? 30%। ये लिख लो। उदारीकरण हुआ, कुछ उद्योगों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण कर, कुछ उद्योगों को छोड़कर समस्त उद्योगों की स्थापना का, लाइसेंस का, पर्यावरण सर्टिफिकेट का सरलीकरण कर, टैक्स का, विदेशों से जो कंपनियां आ रही हैं उनके लिए, मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपति को ज्यादा घूमना फिरना ना पड़े। नियमों का सरलीकरण करना। 30% के आसपास है 2005 से। मूल्यह्रास या प्लांट व मशीन का 15% कर दिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 20% कर दिया। हाँ, मूल्यह्रास हुआ तो कोई मशीन ली, प्लांट लिया, तो उसका जो मूल्यह्रास हुआ तो उसको, उसका जो मूल्य का कितना कर दिया? 15% कर दिया, बाद में 20% कर दिया। इतना ही लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखने की जरूरत। विदेशी कंपनियों द्वारा को दी जाने वाली रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं की फीस पर कर प्रतिशत 30% से घटाकर 20% कर दिया। इसको लिख लो चाहे। विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली रॉयल्टी, विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के बदले में जो फीस ली जाती थी, आपको रॉयल्टी दी जा रही है, उसके बदले में आपसे कुछ वैसा लिया जाएगा क्यों आप रॉयल्टी ले रहे हो यहाँ पर, या आपको जो तकनीकी सेवाएं दी जा रही हैं उसके बदले में भी आपसे कुछ टैक्स लिया जाएगा। जो पहले 30% था, अपन क्या पढ़ रहे हैं? निगम कर पढ़ रहे हैं, कंपनियों पर कर पढ़ रहे हैं। जो पहले 30% था उसके बाद घटाकर 20% कर दिया। अब जो निगम है, निगम के हिस्सेदार हैं, हिस्सेदारों पर भी टैक्स लगता है। हिस्सेदारों को जो लाभ मिला उस पर लाभांश पर कर लगता था, जिसको बाद में समाप्त कर दिया। निगम
कंपनी की संपत्तियों पर लगने वाला कर है, जो उदारीकरण के बाद बहुत ज्यादा लगाया गया और बाद में धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया, 2005-6 में कम कर दिया। किसी कंपनी ने कोई मशीन खरीदी, अब उस मशीन की जो कीमत है वो भी उसकी वेल्थ संपत्ति हो गई ना कंपनी की, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन उस पर कितना लगेगा? 15% लगेगा, क्योंकि उसका मूल्य ह्रास भी हो रहा है और गिरावट भी हो रही है। मूल्य ह्रास का मतलब है उसकी कीमत में कमी या उसकी वो पुरानी गिरावट हो गई। ब्याज कर, ब्याज पर कर तो फिर उन्हीं पे लगेगा जिसने बैंक में एफडी वगैरह बना रखी है। बाकी दक्षिण भारत चले जाओ, आप ब्याजीने के काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। अरे यहाँ इतना, हाँ वो यूं नहीं है, और उनका आप काम देखो ना, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि, और ब्याजीने का काम कैसे? सोना चांदी रखो और पैसे ले जाओ, और ब्याज बिल्कुल न्यूनतम। हाँ साउथ में बहुत जबरदस्त है इनका काम, मेरे हैं कोई 1-2 नॉन में, आप कल्पना नहीं कर, आप उनके कमरे घर में चले जाओ तो आपको ये समझ लो अलमारियां भरी पड़ी है, अलमारियां भरी पड़ी, अलमारियां भरी पड़ी, आपको इतना, उनमें तो रात को यही सो रहा था। बहुत ज्यादा है, छोटी सी बच्ची को अरे वो पहनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये जो ब्याजने का काम है ना, ब्याज का काम इसकी, और रजिस्टर्ड है, यूँ नहीं है कि यूँ नहीं है कि ऐसे ही, रजिस्टर्ड है बिल्कुल, हिसाब किताब पूरा मेंटेन, सारा कंप्यूटराइज सेटअप लगा रखा है, यूँ नहीं है कि बाकी यहाँ पर शहर में काफी है, 30 रुपये सैकड़ा ब्याज का काम। ब्याज आप इतना ही है जितना सामने वाला सहर्ष दे सके, ब्याज उतना ही होना चाहिए। ये तो गला घोंट ब्याज है, सामने वाले का तो पहले घुटेगा, कुछ समय बाद लेने वाले का घुटेगा, सही नहीं है ये, शास्त्र सम्मत भी नहीं है। जैसे शास्त्र सम्मत तो ब्याज वर्जित ही है, सुदखोरी वेदों में लिखा हुआ है, सुदखोरी, सुदखोरी नीचा कर, सुदखोरी, सुदखोरी का आलोचना की गई वेदों में लिखा हुआ है। फिर भी अब कर से कौन बच सकता है? अब ब्याज से बच सकते हो क्या? बस बढ़िया है कि आप किसी से ज्यादा वसूल नहीं कर रहे हो, बैंक आपको जो दे रही है वही है। 1985 में भारत सरकार ने ब्याज कर समाप्त कर दिया और 90 में आर्थिक मंदी के दौरान वापस शुरू कर दिया। 1974 के जो अधिनियम है, वाणिज्य बैंकों द्वारा भारत में दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि पर लगाया जाता था। तो अब देखो, ब्याज भी 2 प्रकार का कर हो गया, एक व्यक्ति पर लगता है, एक बैंक पर लगता है। कौन सी बैंक? जो उधार दे रही है, जो उधार दे रही है उसके बदले में ब्याज मिल रहा है, तो वो भी टैक्स दे रही है। जैसे प्राइवेट बैंक जितने भी होते हैं जो उधार देने वाले होते हैं, फोन आते होंगे दिन में 1-2 बार, तो एक बार तो आ ही जाता है। हाँ तो अरे तो आपने कहीं पर भी आपने नंबर दिए ना किसी संस्था को, किसी कंपनी को, कहीं पर भी, और किसी दुकान में आपने कहीं पर मोबाइल में भी कोई सर्च कर लिया और कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, वो नंबर मांगेगा, वो नंबर पहुंच जाएंगे। कुछ तो ऐप होते ही इसलिए हैं कि इनके नंबर ले लो। 1991-92 में आर्थिक मंदी के दौरान उसे वापस लागू किया। कौन सा? ब्याज का। ब्याज का 2 प्रकार का हो गया, व्यक्ति पर और बैंकों पर। खर्च कर, व्यय कर। टी कृष्णमाचारी नाम सुना हुआ है? क्या थे ये? वित्त मंत्री थे क्या? तभी तो लगाएंगे, वरना क्यों लगाएंगे?
आया था टीटी कृष्णमाचारी, नाम भूल गए क्या? जेम्स विल्सन, षणमुख चेट्टी, जॉन मथाई और टीटी कृष्णमाचारी ने व्यय पर कर लगाया, लेकिन कुछ समय बाद वापस बंद करना पड़ा। अब ये जरूरी नहीं है कि बाद में बंद क्यों किया, प्रारंभ क्यों किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी। 87 में इसे होटलों पर लगाया गया, वापस लगाया, खर्च कर। और 90 में फिर उसको बढ़ा दिया गया कि उदारीकरण, आर्थिक मंदी थी 1990 की, और उसको बढ़ा करके 10 से 20% कर दिया गया। 10 से 20% कर दिया। हाँ, खर्च कर, यानी आपको लग्जरी गुड्स खरीद रहे। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा ज्यादा था और आय भी कम होती थी, इनकम सोर्स कम थे सरकार के, तभी। अभी भी लगता है ये तो ऐसे। बजट आए तब देख लेना, अलग से व्यय कर देखा, व्यय कर किन पे बढ़ाया गया। अब व्यय कर जब भी बढ़ेगा तो वो उन वस्तुओं पर बढ़ेगा जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। हाँ, घनी है। अरे अपने यहाँ पे देख लो ना, मैरिज गार्डन देख लो ना, बड़े बड़े फेमस मैरिज गार्डन, एक दिन का 1 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूँ, ये मैं तो ये बता रहा हूँ। हाँ, आप लालगढ़ पैलेस चले जाओ, 1-2 दिन का 15 लाख रुपए। महाराजा गार्डन सबसे सस्ता गार्डन है वहाँ पर, और है कुछ नहीं, गार्डन गार्डन है, लेकिन वो उसका लुकिंग का पैसा लेते हैं। वहाँ महल है, वो महल की नक्काशी वगैरह, बस उस बैकग्राउंड का पैसा है, बाकी गार्डन तो नहीं, वो तो भारत सरकार देती है उनके लिए पैसा, जेब से देती ये अभी होगी शादी, खुद की खुद। 8 तारीख को शादी है सर यहाँ पे लक्ष्मी निवास में। जज है 1 नंबर का, कोर्ट का जज और बना है। नहीं, वो तो मांगने का हकदार भी है। नहीं, उसका मांगना अनुचित नहीं है। देखो, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं वो। हाँ, ये ठीक है कि लक्ष्मी हेरिटेज में मांग के करा ऐसे कर। वो एक अलग होती है, बाकी हाँ, वो एक अलग बात है। लेकिन संपत्ति कर है, संपत्ति कर हिंदू अविभाजित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति और कंपनियों की संचित संपत्ति पर लगाया जाता है। ये ध्यान है, अविभाजित है, हाँ, अविभाजित परिवार के व्यक्ति पर। हिंदू परिवार, जो जॉइंट फैमिली वाली बात। एक यूनिट मान ली गई है, इसलिए। और फिर क्या करना है, और क्या करना है, कंपनी की जो संचित बचत है, समझ गए, और कंपनी की संचित संपत्ति पर कौन सी करी, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स है, संचित संपत्ति पर जो इकट्ठी कर रखी है उस पर लगना। पहले इस पर छूट 15% थी, लेकिन कुछ समय बाद इसके प्रतिशत को कम कर दिया ताकि व्यक्ति कर वंचना न करे, जरूरी नहीं है। 1993 में संपत्ति कर, हाँ, संपत्ति पर कर की छूट, यानी आपका जो टोटल कर बनता है उस पर 15% की छूट दे दी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इस प्रतिशत को कम कर दिया गया। बैठी नहीं ना, कर की दर, हाँ तो दर ही तो है ये,
ठीक है, ये इसको लाइन को अलग करो, इस लाइन को अलग करो। ये छूट थी, छूट के बाद भी टैक्स ज्यादा था, टैक्स इतनी छूट थी यहां तक, लेकिन कुछ समय बाद इसके प्रतिशत को कम कर दिया, यानी टैक्स की छूट होने के बाद भी टैक्स है वो ज्यादा था, उसको कम कर दिया ताकि कर वंचना न करें, ताकि लोग कर चोरी न करें। लिख लो, प्रारंभ में कर ज्यादा होने के कारण, कर ज्यादा होने के कारण कर वंचना होती थी, इसलिए कर की दर कम कर दी गई। अगर किसी कंपनी के पास कितने लाख हैं, 25 लाख, 25 लाख से अधिक की संपत्ति है तो कर लगता था 1993 में। कौन सा कर, ध्यान रखना है इतना, अब इतना ध्यान नहीं रखना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संपत्ति कर क्या है, कि अविभाजित हिंदू परिवार और कंपनियों की संचित संपत्ति पर लगता था, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी इतना नहीं पूछेंगे। संपदा शुल्क, एस्टेट ड्यूटी, ये व्यक्ति की संपदा पर लगता था, और ये उस समय लगता था जब वो उसको किसी और को दे रहा है। उन्नीस सौ 85 में वीपी सिंह ने इसको समाप्त कर दिया गया। कब लगता है, किसी व्यक्ति की संपदा है और वो उसको क्या कर रहा है, हस्तांतरित कर रहा है। बाप के पास प्रॉपर्टी है और उसने अपने बेटे को, बाप के नाम की प्रॉपर्टी, हाँ, ऐसे पैसे पड़े हैं घर में, वो किसी खाते में जमा करवाओ, बाप ने कमाए बेटे खाते में जमा करवा दिया, वहां नहीं, बाप के नाम की प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करवाना है। पिताजी के नाम की, ये शुल्क है एक प्रकार का, कर नहीं है, ट्रांसफर पर लगता है, हस्तांतरण पर लगता है। विरासत बनती थी ना, क्या कहते हैं उसको, विल, विल, वसीयत है, विरासत नहीं, वसीयत है, इंग्लिश में ये लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो बिल बनी हुई है और अगर नहीं मिल रहा है तो बेटा को भी उस बेटियां कर रही है आजकल तो केस, बहुत सारे ऐसे केस आए। मेरे माँ को ही पास करो, बेटियों को 1 टक्का नहीं देखे, बेटों को देखे। बढ़िया किया। उपकर, ये वही है जो अपन पहले, हाँ, अच्छा, ये गलत हो गया, ये मिसप्रिंट, तभी मैंने कहा ये उपहार कर, क्योंकि उपकर तो 85 का है ही नहीं है, ये बाद का है, ये 2000 के आसपास लगा हुआ है उपकर। यह कर संपदा शुल्क, संपदा संपत्ति व्यय का अनुपूरक है, और ये कर लगाने का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोकना है। यह कर उपहार देने पर लगता, देने वाले पर लगता है। लेने वाले पर भी लगता है ये, सामान्यतः लेने वाले पर भी लगता है, तभी तो उपहार देगा, वरना उपहार भी दे और टैक्स भी दे। जीजा जी ने अपने साले को कार दी और जीजा जी ने टैक्स और दिया,
हाँ ऐसे, अब आपके परिवार में नहीं होंगे, मेरे नॉन में हैं ऐसे। आपने दी क्या? जीजू ने दिए हैं, पीछे दिया लिखा है जीजूज गिफ्ट, नहीं देखे अभी? है ना मेरे एक साड़ा। आपने दी क्या? हाँ दिए ना मैंने, अल्टो दी है मैंने उसको। तो 4-5 ही तो रिश्ते हैं, ससुराल ननिहाल, रिश्ते निभाने वाले कौन से हैं? हुआ तो आपके ऊपर भार नहीं है, बुआ बेचारी बाहर, बहन बेटियां बाहर थोड़ी होती हैं, लेकिन वो तो आएगी तो आपको करना ही पड़ेगा। सखी बहन को ही जिसके ये आ गया सखी जीएसटी। बहन है ही। माँ तो मामा और बेटा दोनों दोनों के बुआ आती है तो फिर वस्तु और सेवाओं पर कर, कोई करते। वस्तु और सेवाओं पर कर, हाँ। ये नोट करके लिखना, इसको नोट करके लिखना, बहुत काम की चीज है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क केंद्र सरकार की आय के दो मुख्य स्रोत है, आयकर नहीं है। मुख्य स्रोतों में आयकर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। और राज्यों में आबकारी कर है ना, उससे बहुत ज्यादा आय होती है। देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। हाँ अभी ये घटना हुई थी चुनाव के समय, मेरे साथ ही पहली बार किया वो, मैंने कहा बताऊंगा, अभी मजेदार घटना थी। ठीक है, ये दो मुख्य कर है, अभी इनके बारे में नोट कर लिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये करेंगे कल।